चैप्टर 64 ईशानी ने मारा मोक्ष की बाहों में ईशानी सबकी हैरानी। नंदिनी समिता को अजीब नजरों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पागल लड़की है जो उसके जीजू के ऑफिस में ही उसे बाहर निकालने की धमकी दे रही है। वहीं दीप्ति लगा कि समिता की बात सुनकर जरूर ये लड़की डर गई होगी, इसलिए वह घमंड में अपना सिर ऊपर करके नंदिनी की तरफ देखने लगी। तभी टीना घमंड से बोली, ये लड़की, चल चुपचाप दीप्ति से माफ़ी मांग, वरना उन्हें एक पल में भी नहीं लगेगा तुझे इस ऑफिस से बाहर फेंकने में। अब तो नंदिनी को भी गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्सा होते हुए उससे घूरते हुए बोली, तुम मुझे बाहर फेंकोगी? एक बार हाथ लगा कर तो दिखाओ, तेरे इस हाथ को काट दूंगी और तुझे टकले करके ऑफिस में घुमाऊंगी, देख लेना। उसकी बात सुनकर दीप्ति और उसकी तीनों चमचियों को गुस्सा आने लगा। दीप्ति को नंदिनी की कहीं बातें अपने इंसल्ट की तरह लग रही थी। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे दीप्ति रहाणे को इंसल्ट करने की? जब से ईशानी और नंदिनी आए थे तब से दीप्ति नंदिनी और ईशानी की खूबसूरती खल रही थी। खास करके ईशानी की खूबसूरती देखकर तो वे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। वे मेकअप की दुकान, तुम जो कोई भी हो, इससे मुझे क्या? मुझे तुम्हारा नाम जानने की इंटरेस्ट नहीं है। ओके, नंदिनी ने अपना मुंह सिकोड़ते हुए बोला। तुम दीप्ति इस वक्त गुस्से के मारे पागल होने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लड़की कौन है जो उसे दीप्ति को नहीं जानती। वहीं रिया, टीना और शमिता को भी गुस्सा आ रहा था। आसपास के सारे स्टाफ दीप्ति की बेइज्जती होते हुए देख अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे और दीप्ति और उसकी तीनों चमचियों का मजाक उड़ा रहे थे। दीप्ति ने भी उन सबको नोटिस कर लिया था कि कैसे वे सब उन पर हंस रहे हैं, इसीलिए उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रिया गुस्से से आगे बढ़ गई और नंदिनी के पास जाकर बोली, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें आज ज़रूर सबक सिखाऊंगी ताकि तुम फ्यूचर में कभी दीप्ति और हमसे ना उलझो। इतना कहकर उसने नंदिनी को मारने के लिए अपना हाथ उठाया था। ईशानी ने जो अब तक चुपचाप बिना इमोशन के खड़ी थी, वे आगे आकर उन सबका नाटक देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि नंदिनी अकेले ही उन सबको सबक सिखा सकती है। पर रिया को नंदिनी पर हाथ उठाता देख उसकी आंखें सर्द हो गई। उसके आसपास का ऑरा बेहद खतरनाक हो गया। नंदिनी कुछ करती इससे पहले ही ईशानी ने रिया के हाथ को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि रिया को दर्द होने लगा। दर्द की वजह से वे रोने लगी और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरे हाथ छोड़ो प्लीज़, बार बार कहने लगी, क्योंकि उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर ईशानी की पकड़ उसके हाथ पर उलट और भी कसती जा रही थी। सब लोग शौक थे पर ईशानी को देख रहे थे। रिया की आवाज़ से सब होश में आए। टीना और समिता हड़बड़ाकर रिया के पास गई और उससे ईशानी के हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पर ईशानी के हाथ मानो किसी चुंबक की तरह रिया के हाथों से चिपक गए थे। तीनों अपनी सारी ताकत लगाकर भी ईशानी से रिया का हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। रिया की चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। उसे टीना और समिता के खींचने पर और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वहीं दीप्ति को लगा नहीं था कि ये लड़की इतनी स्ट्रांग होगी। उसे इस वक्त ईशानी को मारने का मन कर रहा था। कोई इतना खूबसूरत लड़की इतनी खूंखार कैसे हो सकती है? वहीं नंदिनी खुश होकर ये सब देख रही थी। उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। ईशानी उस लड़की को सबक सिखाते हुए देखकर जब ईशानी की गुस्सा थोड़ा शांत हो गया तो उसने एक झटके में रिया का हाथ छोड़ दिया। ईशानी के इस एक्शन की उम्मीद किसी ने भी नहीं किया था, जिस वजह से तीनों जमीन पर पीठ के बल धड़ाम से गिरे। सबसे ज़्यादा दर्द तो इस वक्त रिया को हो रहा था। तीनों जल्दी से उठकर खड़े हो गए। भले ही तीनों को दर्द हो रहा था, पर ज़मीन पर पड़े हुए खुद को एम्बेरस करने से तो अच्छा है कि अपना दर्द को बर्दाश्त करे। तभी अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए टीना गुस्से में ईशानी को घूरते हुए बोली,
क्या तुम्हें पता है कि दीप्ति कौन है? तुम्हें बिना जाने हमारे साथ दीप्ति भी ऑफेंड कर दिया है। मोक्ष राजवंश की होने वाली वाइफ है और तुम दोनों राजवंश कॉर्पोरेशन में ही खड़े हो कर उनके होने वाली वाइफ को ऑफेंड कर रहे हो। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें सर्द हो गईं। उसे भरोसा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है, फिर भी उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी कि उसके अलावा मोक्ष के नाम किसी को भी साथ जुड़े। वहीं उसकी बात सुनकर सारे स्टाफ ने भी मुंह बना लिया, क्योंकि उन्हें कभी नहीं देखा था कि उनके सीईओ कभी भी दीप्ति का फेवर कर रहे हैं। उन्हें तो यह अफवाह बिल्कुल झूठ लग रही थी। भले ही दीप्ति रहाणे फैमिली से हो, फिर भी उनके बॉस तो जाते हुए कभी इस लड़की को नज़र देखते भी नहीं थे। फिर भी सभी स्टाफ चुप रहते थे कि क्या पता ये सच भी हो और सच में उन दोनों परिवार की दोस्ती की वजह से दीप्ति आगे जाकर उन सब की लेडीज बॉस बन जाए, जिस वजह से वे सब दीप्ति से नहीं उलझते थे। वहीं नंदिनी तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की उसके जीजू इस मेकअप की दुकान के होने वाले हस्बैंड है। यार कितनी मुश्किल से तो इसके यीशु मोक्ष और जीजू से मिलकर इतनी खुश है। ये कहीं इस डायन की नज़र की वजह से उन दोनों का रिश्ता ख़राब ना हो जाए। वहीं दीप्ति तो काफ़ी खुश लग रही थी और घमंड में ईशानी की तरफ देख रही थी। उसे लगा ये जानकर कि वे मोक्ष की होने वाली बीवी है, ये लड़की अभी घुटनों टेक कर उससे माफ़ी मांगेगी। पर जब ईशानी को देखा तो ईशानी अब भी उसी तरह इमोशनलेस आंखों से देख रही थी। यह देखकर दीप्ति को और भी गुस्सा आ गया। फिर वे ईशानी की तरफ घूरकर देखते हुए बोली, हे यू, अब तो तुम दोनों को मैं अपने सामने घुटने पर बिठाकर माफ़ी मंगवाऊंगी। बस तुम दोनों देखते हो मैं कैसे तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवाती हूँ। फिर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, हाँ, अगर तुम दोनों अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने अपनी नाक रगड़कर माफ़ी मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें जॉब से ना निकालूं। उसकी बात सुनकर उसकी तीनों चमचियाँ हंसने लगी। तुम कितनी काइंड हो दीप्ति, इन दोनों ने तुम्हारे इंसल्ट करने की कोशिश की और इसने वे रिया के हाथ भी तोड़ दिया, फिर भी तुम उन्हें यहाँ जॉब करने का मौका दे रही हो। उनकी बात सुनकर दीप्ति घमंड के साथ ईशानी और नंदिनी को देखने लगी, पर ईशानी की कोल्ड और खतरनाक आंखों को देखते ही दीप्ति की पूरी बॉडी जैसे कांपने लगी हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी उसे अपनी आंखों से ही मार डालेगी। तभी ईशानी ने अपने गुस्से को काबू किया और उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगी। और दीप्ति भला उसे ऐसे कैसे जाने दे सकती थी? अपने इतने इंसल्ट के बाद उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे ईशानी को हाथ लगाए, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी ईशानी की ताकत देख लिया था। वे रिया की तरफ अपना हाथ नहीं तुड़वाना चाहती थी, पर दीप्ति को अपने सामने खड़ा देख ईशानी की आंखें और भी ज़्यादा खतरनाक हो रही थी, जिससे सिर्फ नंदिनी महसूस कर पा रही थी। और ईशानी क्यों इतना गुस्सा कर रही थी वो ये भी जानती थी, क्योंकि ईशानी मोक्ष के नाम को इस लड़की के साथ जुड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सामने से हटो, ईशानी ने बहुत ही खतरनाक आवाज़ में दीप्ति को देखते हुए कहा। इस वक्त वहाँ का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। दीप्ति तो ईशानी की इतनी खतरनाक आवाज़ सुनकर डर गई, पर वे हार नहीं मानने वाली थी। तभी ईशानी ने उसके घुटनों पर एक जोर से किक किया, जिस वजह से दीप्ति दर्द से कराहते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल धड़ाम से गिर गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वहीं ईशानी की इस हरकत से सब हैरान थे। टीना, रिया और शमिता तो ईशानी की आंखें फाड़ कर देख रही थी और सोच रही थी, क्या इस लड़की को पता नहीं दीप्ति रहाणे कौन है? क्या उसे डर नहीं कि दीप्ति को इस तरह मारकर वे अपनी ही बर्बादी और मौत को बुला रही है? वहीं बाकी सारे स्टाफ भी ईशानी की हिम्मत को देखकर हैरान थे। उन्हें ये पता नहीं था कि ईशानी कौन है, पर वे ये तो समझ चुके थे ईशानी कोई मामूली लड़की नहीं है। ज़रूर वो भी किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती होगी।
फिर भी ज़्यादा कुछ बड़ा हंगामा ना हो जाए, इसीलिए एक स्टाफ तुरंत नमन को इन सब के बारे में खबर करने चला गया। दीप्ति उसकी चमची उठाने की कोशिश कर रही थी, पर दीप्ति की पैर में इतना दर्द हो रहा था कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। इस वक्त उसे ईशानी पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था इस लड़की को जान से मार दे, पर ऑफिस में वे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वहीं उस स्टाफ ने जाकर अब तक नमन को सारी बातें बता दिया था, जिसे मोक्ष ने भी सुन लिया था। मोक्ष ने नमन को इशारा किया तो नमन ने तुरंत उसी एरिया को सीसीटीवी फुटेज चला दिया। अपनी बेबी डॉल को देखकर मोक्ष एक पल बिना रुके बाहर की तरफ चला गया। नमन भी उसके पीछे चला गया और मन ही मन वे बस दीप्ति को कोसे जा रहा था। इस लड़की को चैन नहीं है क्या? ये काम करने आई है तो शांति से काम क्यों नहीं करती? क्या ज़रूरत है उसे डेविल किंग को डेविल क्वीन को छेड़ने की? वहीं ईशानी जाने ही वहीं थी, तभी मोक्ष वहां पर आ गया। मोक्ष को देखकर दीप्ति की आंखों में चमक आ गई। वे ऐसे ही रोते हुए कमज़ोर बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, देखो ना मोक्ष, ये दोनों बदतमीज़ लड़कियां पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट से हैं। पहले तो ये लड़की उसे नंदिनी की तरफ इशारा किया और बोली, यह जानबूझकर मुझसे टकराई और मुझे नीचे गिरा दिया। जब मैंने उसे सवाल किया उसने ऐसे क्यों की? तुमने मुझे बदतमीज़ी जिस वजह से रिया ने मेरा स्टैंड लिया तो इस लड़की ने उसका हाथ ही तोड़ दिया। देखो तो कितना दर्द हो रहा है बेचारी। फिर जब मैंने उसे सवाल किया तो उसने मुझे किक किया, जिस वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दीप्ति ने मासूम बनते हुए बोला। फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे पक्का यकीन था कि मोक्ष उसकी बातों को ज़रूर मानेगा। आखिरकार थी तो वे उसके दादाजी के दोस्त के पोती, तो भला वे उसे छोड़कर इस एम्प्लॉय की बात क्यों सुनेगा? ईशानी को देखते हुए वे मन ही मन डेविल स्माइल कर रही थी, पर ईशानी अब भी इमोशनलेस वहीं खड़ी थी और मोक्ष को देख रही थी, जिस वजह से दीप्ति को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इस 2 कौड़ी की लड़की की हिम्मत कैसी उसके मोक्ष को ऐसे देखने की? वहीं दीप्ति की चमची भी उसके साथ देते हुए कहने लगी, हाँ सीईओ, पर दीप्ति बिल्कुल सही बोल रही हैं। आप इन दोनों को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये दोनों बहुत बदतमीज़ हैं। वहीं बाकी सारे स्टाफ को ईशानी और नंदिनी के लिए बुरा लग रहा था। उन्हें पता था कि ये चारों बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, पर वे कर भी क्या सकते थे। वहीं दीप्ति के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते थे। वहीं सारे मेल स्टाफ को ईशानी के लिए दर्द हो रहा था। वे सब नहीं चाहते थे कि इतनी खूबसूरत लड़की को कोई पनिशमेंट मिले। तभी मोक्ष चलते हुए दीप्ति की तरफ जाने लगा। उसे अपनी तरफ आते देख दीप्ति खुश हो गई। उसे लगा मोक्ष को उसकी चिंता हो रही है, शायद इसीलिए वो उसके पास आ रहा है। वे तो खुली आंखों से सपने देखने लगी और फिर नाटक करने लगी जैसे वो बहुत दर्द में हो, जो कि सच में भी था। वे सपने देख रही थी कि मोक्ष उसे अपनी गोद में उठाएगा और उसकी केयर करेगा, पर उसके सपने को तोड़ते हुए मोक्ष उसे एक नज़र भी देखा बिना उसे ज़मीन पर छोड़कर क्रॉस करके आगे बढ़ गया। और अगले ही पल मोक्ष ने ईशानी को अपने सामने रुका और उसके हाथ पकड़कर उससे गुस्सा करके उसे अच्छे से देखने लगा। फिर उसने ईशानी को अपनी बाहों में खींचकर गले लगा लिया। ये सब देखकर और अपने बॉस को इतनी केयरिंग साइड देखकर तो सारे स्टाफ जैसे बेहोश होने वाले थे। अब आंखें फाड़े उन्हें दोनों देख रहे थे। दीप्ति को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी के लिए इतना ही दोस्तों।